नमस्कार दोस्तों। रीट मुख्य परीक्षा के लिए हम देख रहे थे सूचना तकनीकी लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय दोनों के अंदर ये टॉपिक दिया गया है, जिसके अंदर चार टॉपिक है हमारे। और चार टॉपिक में जो पहला है सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, वो हमने क्लास नंबर 1 में देख लिया था। क्लास नंबर 2 और आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण टूल्स। दोस्तों 5 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सूचना तकनीकी से जुड़े हुए आपके आने वाले हैं। 10 अंक के रहेंगे और 10 में से 10 अंक हमें इन 5 क्वेश्चनों से तैयार करने। दोस्तों इसके लिए ये 4 क्लासें आपको अटेंड करनी होगी। 4 टॉपिक 4 क्लासों में हम कंप्लीट करेंगे। आज थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन ज्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि जो फैक्ट है, जो एनसीईआरटी और आरबीएसई की किताबों में दिया हुआ है, वो ही चीज आपको यहां पर करवाने में जा रहा हूं दोस्तों। इसलिए सभी साथी अंत तक बने रहें। बाकी जिन साथियों को ये नोट्स चाहिए वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। ऐप को ओपन करके स्टोर में जाइए। स्टोर के अंदर रीट राजस्थान जीके का जो फोल्डर है उसी के अंदर सूचना तकनीकी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। दोस्तों एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक किसी भी प्रकार की आप कोई जानकारी चाहते हैं तो यहां पर दी गई है इंस्टाग्राम आईडी, जिस पर जाकर आप मेरे साथ जुड़कर जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में सबसे पहले उपकरणों में हमारे आ रहा है रेडियो। आईसीटी में सर्वे माध्यम के अंदर क्या आ रहा है? रेडियो। उपकरण टूल्स पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो रेडियो है दोस्तों। रेडियो, दूरदर्शन, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, इनके बारे में ये क्लास रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, भारत में रेडियो आकाशवाणी की शुरुआत 1920 के दशक में हुई। कब? 1920 के दशक में। पहला कार्यक्रम 1923 में रेडियो क्लब ऑफ मुंबई द्वारा प्रसारित किया गया। पहला कार्यक्रम 1923 के अंदर रेडियो क्लब ऑफ मुंबई के द्वारा प्रसारित किया गया था। इसके बाद 1927 ईस्वी में प्रसारण सेवा का गठन मुंबई और कलकत्ता में प्रयोग के तौर पर किया गया। पहला तो मुंबई से हो गया, उसके बाद क्या किया गया? 1927 के अंदर प्रसारण सेवा का गठन किया गया मुंबई और कलकत्ता में। सरकार ने ट्रांसमीटरों को अपने नियंत्रण में ले लिया और भारतीय प्रसारण के नाम से उनका परिचालन आरंभ किया, क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, समझे ना। इसलिए दोस्तों 1936 ईस्वी में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। 1936 में क्या नाम किया गया? ऑल इंडिया रेडियो। और यह सन 1957 में आकाशवाणी नाम से भी पुकारा जाने लगा। 1957 आजादी के बाद आकाशवाणी के नाम से भी इसको जाना जाने लगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां से आपके लिए बन सकता है। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं रेडियो के बारे में। आकाशवाणी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए काम करता है, ताकि सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से जन जन की खुशहाली और उनके कल्याण को प्रोत्साहन दिया जा सके। दोस्तों कौन? रेडियो, आकाशवाणी इसको लेकर काम करता है। आकाशवाणी निम्नांकित चैनलों के द्वारा अपनी सेवाएं संचालित करता है। प्राथमिक चैनल है, राष्ट्रीय चैनल है, विज्ञापन प्रसारण सेवा विविध भारती है, एफएम चैनल चलते हैं, विदेशी प्रसारण चैनल है। इनके द्वारा अपनी सेवाएं वर्तमान के अंदर दे रहा है दोस्तों। और जो भी यहां पे आ रहा है ये मान के चलिए कि आपके लिए फैक्ट है दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। आगे देखिए, शिक्षा में सर्वे मीडिया का उपयोग श्रोता या छात्र की काल्पनिक शक्ति को जागृत करके अनुदेशन में पर्याप्त सहायता प्रदान करती है। दोस्तों रेडियो किस में आता है? रेडियो किस में आता है दोस्तों? सर्वे दर से या अन्य किस में आता है? सर्वे में आता है दोस्तों, याद रखना। यह था आपका रेडियो। 2 नंबर पे आता है आईसीटी में दृश्य माध्यम। दृश्य माध्यम में क्या है? दूरदर्शन। दोस्तों क्या है? दूरदर्शन, टेलीविजन में जो हम देखते हैं। चलिए देखते हैं, इसको समझिए। इसके माध्यम से एक दर्शक कहीं भी घटने वाली घटना को तुरंत व सजीव रूप में देख सकता है। चाहे चेन्नई में कुछ हुआ हो, उसकी जानकारी राजस्थान में बैठे हमें लाइव उसको देख सकते हैं। जैसा हुआ वैसा का वैसा। टेलीविजन ने आज सामान्य से सामान्य लोगों तक पहुंच बना ली।
सामान्य से सामान्य घर में जाएंगे तो आपको टेलीविजन मिल जाएगा दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन विश्व के सबसे बड़े स्थानीय प्रसारण संगठनों में से एक है। भारत की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन विश्व के जो सबसे बड़े प्रसारण संगठन है उनमें से एक है दोस्तों। अब देखिए यहां से दूरदर्शन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को आकाशवाणी भवन नई दिल्ली में स्थित एक काम चलाऊ स्टूडियो में किया गया था दोस्तों। पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को हुआ था आकाशवाणी भवन नई दिल्ली से। वर्ष 1965 में समाचार बुलेटिन के साथ नियमित प्रसारण शुरू हुआ 1965 से दोस्तों। 7 वर्ष बाद मुंबई में दूसरे टेलीविजन केंद्र से प्रसारण सेवा शुरू की गई। 1972 के आसपास है, पहले दिल्ली से फिर मुंबई से दोस्तों। रंगीन प्रसारण की शुरुआत, रंगीन टेलीविजन की बात करें, ये ब्लैक एंड व्हाइट की बात हो रही थी इतनी देर, तो रंगीन प्रसारण की शुरुआत है 1982 में नई दिल्ली में एशियाई खेलों के दौरान हुई। जो एशियाई खेल हुए 1982 नई दिल्ली में, उसके समय रंगीन प्रसारण की शुरुआत की गई। दूरदर्शन ने सैटेलाइट टीवी की चुनौती के जवाब में 1984 के अंदर मनोरंजन उन्मुख मेट्रो चैनल शुरू किया और राष्ट्रीय नेटवर्क पर भी मनोरंजन कार्यक्रमों में वृद्धि की दोस्तों। इस समय दूरदर्शन के 25 चैनलों से कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं, यानी सिर्फ दूरदर्शन की बात हो रही है, समझे ना आप। वैसे तो हजारों है प्राइवेट तो आजकल, लेकिन दूरदर्शन की। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं दूरदर्शन के बारे में। दूरदर्शन 3 स्तरों वाली आधारभूत कार्यक्रम प्रसारण सेवा है। कौन कौन सा? एक तो राष्ट्रीय स्तर, एक प्रादेशिक स्तर और एक स्थानीय स्तर। 3 स्तरों पर काम कर रहा है। अब देखिए ये बेसिक जानकारी है। सार्वजनिक सेवा प्रसारक होने के नाते इसका उद्देश्य अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण, पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिकी संतुलन, महिलाओं और विशेषाधिकार रहित वर्ग के समाज कल्याण उपायों को रेखांकित करना। किसका? दूरदर्शन का दोस्तों। इसका उद्देश्य क्रीड़ा और खेलों तथा देश की कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ावा देना है। ये दूरदर्शन के ही हम उपयोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिनका उपयोग हम दूरदर्शन का, इनके लिए दूरदर्शन का उपयोग करते हैं दोस्तों। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आ रही है। वर्तमान में दूरदर्शन नेटवर्क के अंदर 64 दूरदर्शन केंद्र यानी स्टूडियो केंद्र है, 1400 ट्रांसमीटर है, 24 चैनल इस प्रकार है। अब देखिए यहां पे 24 चैनल, 5 अखिल भारतीय चैनल, DD1, DD न्यूज, DD भारती, DD स्पोर्ट्स व DD उर्दू, ये भारतीय चैनल है। एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल है DD इंडिया दोस्तों। 11 क्षेत्रीय भाषाओं के उपग्रह चैनल है, 11 राज्य नेटवर्क है, 128 दूरदर्शन केंद्र है और 24 क्षेत्रीय समाचार यूनिट है दोस्तों। ये हो गए वर्तमान में दूरदर्शन। आगे चलिए मित्रों, अब बात करते हैं दूरदर्शन की एक नॉर्मल सी जानकारी, कब शुरू हुआ और वर्तमान में किस रूप में चल रहा है। यहां से आपको सीधा क्वेश्चन मिल सकता है, नहीं सार लेकर आया हूं। जो दूरदर्शन के बारे में हमने पढ़ा ना ऊपर, उसका सार है ये आपके लिए। देखिए स्थापना 15 सितंबर 1959 को हुई। दूसरे चैनल की शुरुआत दिल्ली में 9 अगस्त 1984 को की गई। मुंबई के अंदर 1 मई 1985 को की गई। चेन्नई में 19 नवंबर 1987 को की गई और कोलकाता में 1 जुलाई 1988 को की गई। मेट्रो चैनल शुरू करने के लिए दूसरे चैनल की नेटवर्किंग 26 जनवरी 1993 को। अंतर्राष्ट्रीय चैनल DD इंडिया की शुरुआत 14 मार्च 1995 को की गई। प्रसार भारती का गठन भारतीय प्रसारण नियम के तहत की गई थी। प्रसार भारती का गठन 23 नवंबर 1997 को। खेल चैनल DD स्पोर्ट्स की शुरुआत की गई थी 18 मार्च 1999 को। 18 मार्च 1999 को। संवर्धन या सांस्कृतिक चैनल DD न्यूज की शुरुआत 3 नवंबर 2003 को की गई। DTH सेवा DD डायरेक्ट की शुरुआत, DTH सेवा है, ये कब आई? 16 दिसंबर 2004 को। 16 दिसंबर 2004 को दोस्तों। ये दूरदर्शन आपका एक ही नजर में है पूरा, यहां पे पूरा सार है दूरदर्शन का। और यहीं से अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आता है तो सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों।
आगे चलिए मित्रों, अब आता है हमारे कंप्यूटर, आईसीटी के अंदर कंप्यूटर। दोस्तों, वर्तमान समय में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। इससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। आप सब जानते हैं कंप्यूटर क्या होता है, आपने काम भी लिया होगा, आपने चलाया भी होगा कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। सीधा क्वेश्चन बनकर आ सकता है एग्जाम में ये। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य 4 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर है, इसके क्या कार्य हैं, इनके बारे में अगर बात करें तो 4 प्रकार के कार्य हैं। पहला है डाटा का संकलन तथा निवेशन, दूसरा है डेटा का संचयन, तीसरा है डेटा संसाधन और चौथा है डेटा या सूचना का निर्गम या पुनर्निगम। दोस्तों, ये 4 कार्य कंप्यूटर के हैं। दोस्तों, अब देखिए कंप्यूटर का शिक्षा में क्या प्रयोग है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग। दोस्तों, आज आप घर बैठे ही ऑनलाइन किसी भी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर खोलिए, सीधे यूट्यूब पे जाइए और कोई सा भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। बात यूट्यूब की कर रहे हैं, एंड्रॉइड मोबाइल है तो ये आगे बात आएगी, हमारे कंप्यूटर की बात कर रहे हैं अभी, समझे। कंप्यूटर भंडारण और डेटा प्रबंधन के लिए सबसे बढ़िया साधन है। अगर आप इलेक्ट्रिक रूप से जो है हर फाइल है उसको डाटा चाहते हैं, आप उसको कागज पे नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि मैं जब भी कंप्यूटर खोलूं ये मेरे सामने हो, तो कोई सी भी चीज है उसको आप भंडारण में रख सकते हैं। कंप्यूटर में आप अनेक पुस्तकों को डिजिटल फॉर्मेट में अपने साथ रख सकते हैं और कभी भी उनको पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये पीडीएफ है, ये आप कंप्यूटर में ओपन करके निकालोगे तो वहां पर आप जब मन चाहे आप पढ़ सकते हो। दोस्तों, विद्यार्थी अपने लिए जरूरी नोट्स तैयार करने में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल व पावर पॉइंट की सहायता ले सकते हैं। इनके द्वारा विद्यार्थी खुद के नोट्स है वो बना सकते हैं। दोस्तों, ये शिक्षा में हो गया। अब देखिए थोड़ा सा मैं हटके एक जानकारी दे रहा हूं जो है बहुत ही डीपली, लेकिन क्या है कि अगर क्वेश्चन बन जाए और अगर बाहर से आ जाए हमको पढ़ाया जा रहा है तो कल को आप बोल दो कि इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज। आगे देखिए चीज क्या आ रही है, प्रशिक्षण की नई विधियां। बात कंप्यूटर की हो रही है, सिंपल लैंग्वेज है। जब थ्योरी पढ़ोगे ना आप, एक बार पढ़ लोगे तो ये क्या चीज आपको समझ में आ जाएगी। CAI और CBT है क्या। CI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन और CBT है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। दोस्तों, है क्या चीज, यही चीज है। देखिए ये रहा CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन और नीचे दूसरी शिक्षण विधि दिखाई दे रही है ना, उसमें CBT बताई जाएगी। CAI और CBT। चलिए सबसे पहले हम CAI को देख लेते हैं। क्या है ये, शिक्षण स्थिति को निर्देशित करता है। कौन, CAI, जिसमें विद्यार्थी अंतःक्रिया करता है तथा निश्चित शैक्षणिक लक्ष्यों की प्राप्ति में निर्धारित अध्ययन को पाठ्यक्रम के माध्यम से कंप्यूटर के साथ बैठाता है और कार्यक्रम से व्यवहार करता है। दोस्तों, इसका सबसे सरल एवं बहुप्रयत्न रूप ड्रिल एवं प्रैक्टिस की विधि है, जो छपी सामग्रियों एवं शिक्षक से प्राप्त निर्देश के पूरक हेतु बनाया गया है। शिक्षण सुविधाजनक हो जाता है क्योंकि कंप्यूटर विद्यार्थियों की गलतियों के फीडबैक का सही उत्तर शीघ्र प्रदान करता है। कंप्यूटर में आप कुछ भी सीख रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे रहे, तो आपने गलती की तो नीचे उसका डेटा आ जाता है कि इसका सही उत्तर यह है और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी यह है। या आप कहीं पे टाइपिंग कर रहे हैं तो जैसे ही आप गलत वर्ड करेंगे तो आपको कंप्यूटर बता देगा कि यह आपने गलत वर्ड टाइप किया है। पता है आपको मित्रों, यह चीज है। दोस्तों, दूसरी जो विधि है, दूसरी शिक्षण विधि है मल्टीमीडिया के उपयोग से कंप्यूटर पर आधारित प्रशिक्षण से अधिगम प्राप्त करना। मल्टीमीडिया CBT कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, कंप्यूटरों का प्रयोग है। मल्टीमीडिया CBT जो कंप्यूटर है उनका प्रयोग है। दोस्तों, तथा प्रशिक्षण हेतु मल्टीमीडिया प्रौद्योगिकी एक प्रकार से विद्यार्थियों में रुचि एवं प्रेरणा उत्पन्न करता है। कंप्यूटर का मल्टीमीडिया समर्थन चित्रों का प्रदर्शन, परिवर्तन या ध्वनि प्रसारण, वीडियो तथा प्रोत्साहन शिक्षण के अनुभव को अधिक उच्च बनाता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये मल्टीमीडिया क्या है, ये दो थी बेसिक जानकारी थी, मैंने आपको दे दी। बाकी यहां से क्वेश्चन की संभावना न के बराबर है। दोस्तों, चलते हैं मल्टीमीडिया की ओर। यहां से सीधा क्वेश्चन आ सकता है मल्टीमीडिया से आपको। मल्टीमीडिया बहुमाध्यम
मल्टीमीडिया को हम बहुमाध्यम हिंदी में कहते हैं। अंग्रेजी के मल्टी तथा मीडिया शब्दों से मिलकर बना है। मल्टीमीडिया, मल्टी और मीडिया से बना हुआ है। मल्टी का अर्थ होता है बहु, विविध, और मीडिया का अर्थ होता है माध्यम, बहुत अधिक माध्यम। कोई सूचना प्राप्त करने के अगर आपके पास 4, 5, 10 माध्यम है तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीमीडिया दोस्तों। जैसे किसी फ्रेंड से आप नोट्स मंगवा रहे हैं, आप व्हाट्सएप से मंगवा सकते हैं मित्रों, ईमेल से मंगवा सकते हैं ना। बहुत सारी साइट चलती है उनके द्वारा, जैसे फेसबुक पर आप मंगवा सकते हैं मैसेंजर के द्वारा, और अगर हम बात करें इंस्टाग्राम पर आप मैसेज के द्वारा मंगवा सकते हैं नोट्स की फोटो। तो ये होता है मल्टीमीडिया चीज दोस्तों। मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों की विविध प्रकार के माध्यमों से, जैसे टेक्स्ट है, ऑडियो है, ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, वीडियो है आदि का संयोजन करके दर्शकों या श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। मल्टीमीडिया किसी विषय के प्रस्तुतिकरण का सर्वोत्तम साधन होता है। कैसे दोस्तों? देखिए 6 घटक है। पाठ टेक्स्ट में, ऑडियो मंगवा सकते हैं, ग्राफिक्स मंगवा सकते हैं, उसका वीडियो देख सकते हैं, एनिमेशन देख सकते हैं, उस पर प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से जैसे ये नोट्स है, इनके आपको चाहिए ऑडियो, तो ऑडियो आप, यही ऑडियो है जिसको आप वीडियो को हटाकर ऑडियो है उसको भेज सकते हैं किसी को, इसकी वीडियो भेज सकते हैं, इसकी पीडीएफ आप भेज सकते हैं। तो ये हो जाता है मल्टीमीडिया दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, अगला हमारा आता है मोबाइल दोस्तों, सबके हाथों में है अभी। क्या है इसका मोबाइल का शिक्षा में उपयोग, कब बना, क्या शिक्षा के अंदर मोबाइल की हानियां हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम 1947 में अमेरिकी AT&T संस्था व बेल लेबोरेटरी द्वारा मोबाइल फोन प्रयोग किया गया 1947 में। भारत में मोबाइल सेवा 1995 में कलकत्ता के अंदर प्रारंभ की गई। समझ गए? भारत में 1995 में। अब देखिए मोबाइल से बेसिक जानकारी आपके सामने रख रहा हूं कि मोबाइल शिक्षा में मोबाइल के क्या उपयोग है। पहला उपयोग, आपातकालीन स्थिति में उपयोगी है। सही बात है, कोई सी भी शिक्षा को छोड़ दो, कहीं पर भी कोई आपातकालीन स्थिति हो वहां पर मोबाइल आजकल काम करता है। लेकिन दुनिया गलत, अगर कहीं पर हम देखते हैं छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग उसका वीडियो बनाने लग जाते हैं, जबकि मानव हित यह कहता है कि उनकी आप सहायता कीजिए, एम्बुलेंस से को कॉल कीजिए, उनको अगर आपके पास साधन है तो उनको जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाइए। ये गलत तरीके हो रहे हैं, समझे आप? आपातकालीन सेवा में उपयोगी है लेकिन लोग इसको काम सही तरीके से नहीं लेते हैं दोस्तों। ज्ञान को बेहतर बनाने में शानदार उपकरण, ज्ञान आपके पास है, बुक आपके पास है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये क्लास देख रहे हैं, मोबाइल के द्वारा ही आपका ज्ञान बढ़ रहा है ना। इससे शिक्षकों व मित्रों से बातचीत कर सकते हैं, चारों ओर की खबरों का आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सलाहकार, मार्गदर्शक, शिक्षक, निदेशक के रूप में आजकल मोबाइल है। ये मान के चलिए मोबाइल एक शिक्षक का रूप ले चुका है, अगर आप सही तरीके से काम में ले रहे हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की क्लासें आपको कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पे मिल जाता है। अगर तरीके से आप अटेंड करते हैं तो आपके लिए क्या हो गया? मोबाइल एक शिक्षक हो गया। ऑनलाइन शिक्षण अधिगम का एक सशक्त माध्यम, जो हम बात ही कर रहे हैं वो चीज है। समझ गए? ये मोबाइल की बात हो रही है। सिर्फ बात करें अगर हम स्मार्टफोन की तो यह रहा आपका स्मार्टफोन। यह परंपरागत मोबाइल फोन की तरह कॉल एवं मैसेज की सुविधा तो प्रदान करता है, ये साथ में कंप्यूटर के समान दूसरे कार्य भी इससे संभव होते हैं। आज एंड्रॉयड फोन आपके सामने ना, तो आप जो कंप्यूटर से काम करते हैं ना, वो लगभग पूरा काम इससे कर सकते हैं। क्या आप अपना रीट का ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो मोबाइल से नहीं भर सकते? भर सकते हैं दोस्तों, समझे आप? स्मार्टफोन में टच स्क्रीन इंटरफेस, इंटरनेट फैसिलिटी एवं दूसरे ऐप्स को डाउनलोड करने एवं चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध होते हैं दोस्तों। सबसे पहला सफल स्मार्टफोन ब्लैकबेरी का था। ब्लैकबेरी कंपनी है, सबसे पहले ब्लैकबेरी लेकर आया था। आज तो बहुत सारी कंपनियां हैं आपके पास, बहुत सारी, सैमसंग के आप देखते हैं, वीवो को देखते हैं, एमआई के देखते हैं, रियलमी के देखते हैं, अलग अलग फोन है आपके पास। लेकिन सबसे पहले ब्लैकबेरी स्मार्टफोन लेकर आया था। विद्यार्थी व शिक्षकों के लिए स्मार्टफोन बहुत उपयोगी है। इसके अंतर्गत विभिन्न ऐप्सों का उपयोग निम्न प्रकार है। अब देखिए मोबाइल में हम जानते क्या है? व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यही जानते ना। बहुत ऐप होती है मित्रों, बहुत काम की ऐपें होती है इसके अंदर। ये कुछ 7, 8, 10 ऐपें हैं जो मैं बता दूं आपको।
सबसे पहली ऐप आ रही है आपके ड्रॉप बॉक्स व गूगल ड्राइव। दो चीजें हैं ये, ड्रॉप बॉक्स व गूगल ड्राइव। इनका उपयोग करके विभिन्न फाइलों को सुरक्षित रखा जा सकता है। ड्रॉप बॉक्स हो या गूगल ड्राइव हो, इनके अंदर आप अगर कोई फाइल को सेव कर देते हैं तो वो आपकी ईमेल पर सेव हो जाती है, जब चाहे वहां से आप उठाकर उसको पढ़ सकते हैं। रिकॉर्ड राइड नामक सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए कक्षा में पढ़ाए जाने वाले नोट एवं व्याख्यान की फाइल बनाकर लैपटॉप या कंप्यूटर में ईमेल द्वारा भेजना, यह होता है रिकॉर्ड राइड। व्हाट्सएप के द्वारा अपने विभिन्न साथियों एवं शिक्षकों को उपयुक्त डाटा एवं मल्टीमीडिया टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो आदि भेजकर अंतःक्रिया कर पाना। पर्सनल असिस्टेंट, इसके माध्यम से शिक्षकों को बहुत सी सहायता मिल सकती है, जैसे विचारों को व्यवस्थित करना और टू डू लिस्ट बनाना, क्या करना है अब, एवं पाठ योजना तैयार करना। आज कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, स्मार्टफोन है तो उसमें आप ये काम कर सकते हैं दोस्तों। आगे चलिए, आगे बात करते हैं एवरनोट। एवरनोट की सहायता से शिक्षक नोट्स तैयार कर सकते हैं, एवरनोट की सहायता से, एवं इसके फाइल शेयरिंग विकल्प की सहायता से अपने नोट शेयर भी कर सकते हैं, एवं उनके विद्यार्थी वायरलेस रूप से ही पाठ को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। टीचर किट, टीचर किट की सहायता से शिक्षकों को विद्यार्थियों की ग्रेड है, उनकी रैंक है, उपस्थिति है या अन्य आवश्यक जानकारियों को सुरक्षित रखने में सहायता मिलती है। वोल्फ्राम अल्फा की सहायता से शिक्षक किसी भी विषय जैसे गणित, समाजशास्त्र, विज्ञान, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल आदि से संबंधित चार्ट एवं ग्राफ तथा प्रश्नों के सीधे उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। वोल्फ्राम पर कोई सा भी क्वेश्चन है उस पर डालिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। यह है एंड्रॉयड फोन की क्या एप्स जो आप काम लेकर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। समझ गए? अब एंड्रॉयड फोन है, कंप्यूटर है, कोई भी चीज है आप चला रहे हैं, अभी एंड्रॉयड है, अगर आपने नेट बंद कर दी तो ये मानकर चलिए आप कॉल कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे आप, या कोई फाइल जो सेव आपने कर रखी है वो आप पढ़ सकते हैं। समझे? तो सबसे बड़ी चीज अगर हम बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण, टूल्स, उनमें सबसे बड़ी चीज आती है इंटरनेट, और उसी की बात अब हम कर रहे हैं इंटरनेट की दोस्तों। बाकी मोबाइल की जानकारी, एंड्रॉयड की जानकारी यहीं पर आ जाएगी आपके। इंटरनेट है तो मोबाइल है दोस्तों आजकल। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। इंटरनेशनल नेट से नेटवर्क। इंटरनेट को संक्षेप में नेट कहा जाता है, जिसे वर्ष 1950 में विंट कर्प ने शुरू किया और इन्हें इंटरनेट का पिता कहा जाता है। विंट कर्प को इंटरनेट का पिता कहा जाता है दोस्तों। चलो कमेंट करके बता दो एक बार, कंप्यूटर का पिता, कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? कमेंट करके, जिनको सही पता है फटाफट कमेंट कर दो, और जिनको कमेंट कर दिया वो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखते हैं कौन कौन साथी है। लाइक शेयर बनता है दोस्तों। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क या नेटवर्कों का जाल है, जिसमें लाखों निजी, सार्वजनिक, लोकल से ग्लोबल स्कोप वाले नेटवर्क होते हैं, जिसमें किसी कंप्यूटर पर कार्य कर रहा व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ी किसी भी अन्य कंप्यूटर से सूचना प्राप्त कर सकता है। एक जाल है ये, जिसमें हम सभी जुड़े हुए हैं इंटरनेट के द्वारा। नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टमों को आपस में जोड़कर बनाया गया एक समूह है। दो या दो से अधिक, अधिक का मतलब सबको जोड़कर बनाया गया जाल ही इंटरनेट है दोस्तों। अब बात करते हैं इंटरनेट की इतिहास की दोस्तों। देखिए, सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में अमेरिकी सरकार एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने इसका उपयोग किया तथा इसका नाम ARPA नेट रखा गया। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य विभिन्न यूनिवर्सिटी तथा अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करना था। शुरू के अंदर यह दुनिया का पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था दोस्तों। 80 के दशक के मध्य में एक और संघीय एजेंसी नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक नया उच्च क्षमता का नेटवर्क एनएसएफ नेट बनाया, जो ARPA नेट से अधिक सक्षम था दोस्तों, उसी के दशक के अंतर्गत। अब देखिए, ये तो हो गया इंटरनेट का इतिहास। अब बात करते हैं इंटरनेट के लाभों की। इंटरनेट से हमें क्या लाभ मिल रहा है?
बहुत अच्छी चीज है ये दोस्तों। तो देखिए, इंटरनेट के माध्यम से दुनिया में कहीं भी किसी से भी आसानी से संपर्क बनाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ संपर्क बनाइए या मेरे साथ जुड़े, तो आप इंटरनेट के द्वारा इंस्टाग्राम पर जाइए, नीचे आईडी दी गई है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। क्या ऐसे जुड़ सकते थे क्या हम? नहीं। अगर इंटरनेट नहीं होता तो हम नहीं जुड़ पाते, ये क्लास ही हम नहीं देख पाते आज। इंटरनेट के माध्यम से हम मीलों दूर अपने मित्र, परिवार, रिश्तेदार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फेस टू फेस बात की जा सकती है, या सोशल मीडिया के माध्यम से चैटिंग कर सकते हैं। कर सकते हैं ना मित्र? करते हैं ना? आपका दोस्त आपसे चाहे 1000 किलोमीटर नहीं 10,000 किलोमीटर दूर बैठा है, फिर भी आप उससे बात कर सकते हैं। इंटरनेट कंपनियों के लिए उपयोगी संसाधन है, जिससे वे व्यापार का एडवर्टाइजमेंट तथा सेल परचेज भी कर सकते हैं। हम ये क्लास देख रहे, बीच में आपको एडवर्टाइजमेंट मिल रही है ना, उसके अंदर बहुत सारी कंपनियां अपना प्रसार करती है, तो ये इंटरनेट के माध्यम से ही है दोस्तों। इंटरनेट के उपयोग से कई कार्य कम समय में हो जाते हैं। अगर आपको ये मानकर चलिए किसी कार्ड को भेजना है, जयपुर से आप भेज रहे हैं और दिल्ली भेजना, अगर आप जाकर देकर आएंगे तो समय लगेगा। इंटरनेट के माध्यम से वही कार्ड आप तुरंत व्हाट्सएप करके उसको भेज सकते हैं, तो समय की बचत होती है। इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट को प्रकाशित करने पर पेपर इतिहासी की बचत होती है, पेपर की बहुत बचत होती है, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको हम इंटरनेट के द्वारा किसी को भी कैसे भी भेज सकते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट जो हमें सुरक्षित रखने हैं, वो हम इंटरनेट के माध्यम से ईमेल का उपयोग करके, जीमेल का उपयोग करके या गूगल ड्राइव का उपयोग करके उसमें सुरक्षित रख सकते हैं। आगे चलिए मित्रों, एक ही जानकारी को कई बार एक्सेस करने के बाद उसे पुनः सर्च करने में कम समय लगता है। किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा। ये लाभ हो गए, जहां पर लाभ होगा वहां पर हानियां भी होगी दोस्तों। तो इंटरनेट की हानियां, इंटरनेट से कंप्यूटर में वायरस का खतरा अधिक रहता है। सुनते हैं ना, वायरस का खतरा। हैकर्स द्वारा इंटरनेट पर भेजे गए संदेशों को आसानी से चुराया जा सकता है। हैकर्स, आप जो मैसेज कर रहे हो ना किसी को, उसको चुरा सकता है। ऐसी फाइल्स जिसमें व्यक्तिगत सूचनाएं या अनैच्छिक तथा अनुचित डॉक्यूमेंट कभी कभी गलत लोगों, आतंकवादी हो या हैकर्स हो, के द्वारा इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। साइबर क्राइम क्रेडिट या डेबिट कार्ड की सभी जानकारी को चुराकर उसे गलत तरीके से उपयोग में ले सकते हैं दोस्तों। तो जहां पर फायदा होगा वहां पर आपको पता है हानियां तो होनी ही है दोस्तों। ये हानियां थी जो मैंने आपके सामने रखी, जो इंटरनेट से हमें हानियां हो सकती है। समझे मित्रों? अब आगे चलिए, अब कुछ इंटरनेट की मैं शब्दावली लेकर आया हूं, वो आपको देखने हैं दोस्तों। वहां से भी अच्छे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं, टॉप के क्वेश्चन है जो मिल सकते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं इंटरनेट शब्दावली। पहला है कंप्यूटर नेटवर्क। क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क? क्या होता है? यह एक ऐसी संचार प्रणाली है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को सूचनाओं तथा सामग्रियों के आदान प्रदान के लिए आपस में जोड़ा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क, आपस में कंप्यूटरों को जोड़ना। अगले आ रहा है हमारे नोड। यह नेटवर्क से संबंधित होता है, यह नेट से जुड़ने वाला उपकरण है। यह डाटा स्टोरेज डिवाइस, प्रिंटर, कंप्यूटर हो सकता है दोस्तों। अगला है मोडेम। मोडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेटर। समझे? यहां पे आ रहा है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। यह कंप्यूटर को अपना डाटा टेलीफोन लाइन पर ट्रांसमिट करने की योग्यता देता है, टेलीफोन लाइन के माध्यम से। चूंकि कंप्यूटर में सूचना डिजिटल रूप में रहती है तथा टेलीफोन लाइन में सिंगल एनालॉग रूप में चलती है, तो मोडेम इस सिग्नल या सूचना को आपस में बदलता है दोस्तों। अगला है आपका क्लाइंट। यह वह कंप्यूटर होता है जो अन्य कंप्यूटरों से सेवाओं की मांग करता है दोस्तों। सर्वर, सर्वर वह कंप्यूटर या प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटरों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। क्लाइंट तो अन्यों से लेता है और सर्वर है यह देता है। आईएसपी, आईएसपी का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। आईएसपी का यह एक ऐसी संस्था है जो किसी यूजर से पैसा लेकर एक निश्चित समयावधि के लिए इंटरनेट की सुविधा देता है। जैसे प्रमुख आईएसपी में बीएसएनएल है, एमटीएनएल है, वीएसएनएल है। समझे? ये क्या है? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बाउड रेट,
यह आपके मोडेम की स्पीड है, जैसा कि ये डाटा ट्रांसमिट करता है दोस्तों, बाउड रेट, यानी कि जो इंटरनेट स्पीड होती है वो चीज दोस्तों। ये हो गई शब्दावली। आगे चलिए, अब बात करते हैं इंटरनेट कनेक्शनों की। डायल अप कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, क्या चीजें? डायल अप कनेक्शन, देखिए डायल अप कनेक्शन पूर्व उपस्थित टेलीफोन लाइन की मदद से इंटरनेट से जुड़ने का एक माध्यम है। जब यूजर्स डायल अप कनेक्शन को चलाता है तो पहले मोडेम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का फोन नंबर डायल करता है। आईएसपी एक ऐसी संस्था है जो किसी यूजर से पैसा लेकर एक निश्चित समयावधि के लिए इंटरनेट की सुविधा देता है। और जो ये आईएसपी है, आईएसपी कंपनी है, बीएसएनएल है, एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है, जो वहां पे हमारे यहां पर काम कर रही है। ये होता है डायल अप कनेक्शन। दूसरा इंटरनेट कनेक्शन आता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन दोस्तों। इसका उपयोग हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस के लिए सामान्य रूप से होता है, जो इंटरनेट से जुड़ने के लिए टेलीफोन लाइंस का प्रयोग करते हैं। ब्रॉडबैंड यूजर डायल अप कनेक्शन से हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ने की सुविधा देता है। कौन? ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड आप सुनते हैं ना, क्या होता है? और बहुत सारे साथियों घरों में लगा हुआ होगा ब्रॉडबैंड। डायल अप कनेक्शन के अनेक प्रकार की हाई स्पीड टेक्निक्स है जो निम्न है। कौन कौन सी है? उनमें पहली आपकी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डीएसएल दोस्तों। यह एक सबसे लोकप्रिय कनेक्शन है जो इंटरनेट को एक्सेस डिजिटल डाटा को लोकल टेलीफोन नेटवर्क के तारों द्वारा संचालित होता है। केबल मोडेम, इसमें केबल ऑपरेटर्स कोएक्सियल केबल के द्वारा इंटरनेट इत्यादि की सुविधा प्रदान करते हैं। फाइबर ऑप्टिक, आज सुनते हैं ना जियो फाइबर, वो है दोस्तों। यह टेक्निक का उपयोग विद्युतीय संकेतों के रूप में उपस्थित डेटा को प्रकाशीय रूप में बदलकर उस प्रकाश को पारदर्शी ग्लास फाइबर, जिसका व्यास व्यक्ति के बाल के लगभग बराबर होता है, जिसके द्वारा प्राप्तकर्ता तक भेजता है दोस्तों। ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन, इसका उपयोग उन क्षेत्रों के लिए किया जाता है जहां पावर लाइन के अलावा कोई और माध्यम नहीं होता है दोस्तों। तीसरा आता है वायरलेस कनेक्शन, जो हम यूज करते हैं वाईफाई। वायरलेस ब्रॉडबैंड कस्टमर के स्थान और सर्विस प्रोवाइडर के मध्य रेडियो लिंक का उपयोग कर व्यापार या घर आदि को इंटरनेट सेवा से जोड़ता है। देखिए, वायरलेस कनेक्शन में केबल या मोडेम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका उपयोग हम किसी भी क्षेत्र में जहां डीएसएल व केबल आदि नहीं पहुंच पाते वहां कर सकते हैं। अब देखिए वायरलेस कनेक्शनों के अंदर क्या क्या है। वायरलेस कनेक्शनों में पहला है वायरलेस फिडेबिलिटी, यानी वाईफाई। वाईफाई केबल या तारों के बिना ही हाई स्पीड से इंटरनेट सर्विस प्रदान करता है। इसका उपयोग हम स्कूल है, रेलवे स्टेशन है, होटल है, हॉस्टल है, हॉस्पिटल है, कहीं पर भी कर सकते हैं वाईफाई का उपयोग। और आप यानी मोबाइल, आपका एंड्रॉइड मोबाइल है, उसमें आप है ना हॉटस्पॉट ऑन करोगे तो बाकी अगर कोई जुड़ना चाहता है तो वो वाईफाई के द्वारा आपकी नेट यूज कर सकता है। विमैक्स वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ये वायरलेस मैक्स तकनीक पर आधारित है। विमैक्स, इसका उपयोग बड़ी दूरियों व ज्यादा यूजर्स के लिए वाईफाई के जैसा परंतु उससे भी तेज गति के इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराता है। विमैक्स को वाईमैक्स फोरम ने बनाया था, जिसकी स्थापना जून 2001 के अंदर की गई थी दोस्तों। आ गया समझ में? आगे चलिए, तीसरा हमारा आता है वो है मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस। देखिए, यह सेवा मोबाइल व टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर भी उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार की सेवा सामान्य रूप से मोबाइल कस्टमर के लिए उचित है दोस्तों। सैटेलाइट, ये टेलीफोन तथा टेलीविजन सेवाओं के लिए उपयोगी लिंक उपलब्ध कराते हैं। इसका उपयोग वैज्ञानिकों व रिसर्च सेंटर में किया जाता है दोस्तों। यह बेसिक जानकारी इंटरनेट की कंप्लीट मैंने दे दी। यहां पे समझाने वाली बात कोई नहीं है। इन नोट्सों को आपको 2 से 3 बार पढ़ना होगा मित्रों, अपने आप याद हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इंटरनेट की संरचना की, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां से। इंटरनेट सामान्यतः नेटवर्क है जो कि कम्युनिकेशन माध्यम का प्रयोग करते हुए आपस में जुड़े होते हैं। यूआरएल, इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट के एड्रेसों को यूआरएल कहा जाता है और यूआरएल को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। जो यूआरएल है ये 4 भागों में बटा हुआ है: प्रोटोकॉल,
सर्वर नेम, डायरेक्टरी पथ और फाइल नेम। इन 4 नेमों के अंदर बटा हुआ है यूआरएल। समझे, इंटरनेट की जो संरचना है वो हम देख रहे हैं और सबसे पहले यूआरएल आया है। अब देखिए, सबसे पहले प्रोटोकॉल है, तो हम प्रोटोकॉल, फिर सर्वर नेम, फिर डायरेक्टरी पथ और फिर फाइल नेम, चारों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल में आ रहा है टीसीपी या आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या आईपी से इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है इनका पूरा नाम। ये कई प्रोटोकॉल्स का एक समूह है जो किसी नेटवर्क में जुड़े हुए कंप्यूटरों को आपस में संवाद कराता है। सभी कंप्यूटर जो इससे जुड़े हुए हैं उनके मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करवाता है। कौन? टीसीपी या आईपी। प्रोटोकॉल उन नियमों का समूह होता है जो उन सभी कंप्यूटर्स को आपस में समान रूप से फॉलो करने हेतु जो परस्पर कोई संवाद करना चाहता है उनको जोड़े हुए रखता है। दूसरा है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है जो संदेशों को किसी भी प्रकार से फॉर्मेट संचरित किया जा सकता है। आगे इनका एक जो आपके पास जो उदाहरण है वो देकर बता दूंगा मैं इनको। बात करते हैं FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के द्वारा इंटरनेट यूजर अपने कंप्यूटरों से फाइलों को विभिन्न वेबसाइटों पर अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं। समझ गए? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका प्रयोग वेब पेजों के डिजाइन क्रिएट करने में उपयोगी होता है। HTML है ना, जो ये मार्कअप लैंग्वेज है, जो वेब पेज होते हैं उनके अंदर जो डिजाइन क्रिएट की जाती है उनके लिए HTML का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं हाइपरलिंक। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने पर दूसरे डॉक्यूमेंट पर पहुंच जाता है। दोस्तों, हाइपरलिंक जब किसी हाइपर टेक्स्ट पर माउस पॉइंटर को ले जाया जाता है तो वह हाइपर टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है यह हाथ की तरह का दिखता है। दोस्तों, हाइपरलिंक। समझे? आगे चलिए, आगे आ रहा हमारा SMTP, सिंपल मेन ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP या आईपी नेटवर्क पर ईमेल सेवाओं के लिए मानक पोर्टल है। SMTP ईमेल संदेश भेजने या प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। SMTP है तभी आप ईमेल भेज सकते हैं। टेलनेट प्रोटोकॉल, यह मान्य यूजर नेम एवं पासवर्ड को डालने पर शुरू होता है। यह एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, टेलनेट। दोस्तों, POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यह एक मेल क्लाइंट के लिए आईपी नेटवर्क के माध्यम से मेल सर्वर पर बनाए गए मेलबॉक्स तक पहुंच प्रदान करता है। POP3 क्लाइंट सभी संदेशों को जोड़ते हैं। दोस्तों, अगला आता है हमारे वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, WAP। यह प्रोटोकॉल मोबाइल डिवाइस में उपयोग लिया जाने वाला वेब ब्राउजर है जो वेब ब्राउजर को सेवाएं प्रदान करते हैं। दोस्तों, समझे? 2 नंबर बी पर आता है हमारे सर्वर नेम। एक सर्वर नेम आईपी एड्रेस में डोमेन नेम का अनुवाद करता है। इससे यूजर्स के लिए वेबसाइट में वास्तविक आईपी एड्रेस के अलावा डोमेन नेम में टाइप करके किसी वेबसाइट तक पहुंचना संभव है। इन सर्वर के नाम आमतौर पर, यह देखिए उदाहरण दिया गया यहां पे, इस प्रकार के होते हैं। यह होता है सर्वर नेम, इस प्रकार का मिलता है ना हमें देखने को, जैसे हमें मिलता है 1 2 3 डॉट कुचामन .com, यह होता है सर्वर नेम। डायरेक्टरी पथ, सामान्य रूप से किसी फाइल का एक विशिष्ट स्थान निर्धारित होता है। किसी डायरेक्टरी में फाइल जिस स्थान पर है वहीं उसका डायरेक्टरी पथ कहलाता है। हम सर्च करते हैं, अगर हमने सर्च किया जाकर यूट्यूब पे रीट सूचना तकनीकी, तो मेरी क्लास 3 नंबर पे आ रही है, तो एक पथ है, फिक्स जगह है कि 3 नंबर पे ही आएगी। अगर ज्यादा सर्च किया जा रहा है वही चीज तो फिर, और मेरी क्लास को सर्च करके क्लास ही इसी पर आ रहे हैं, तो धीरे धीरे ये 2 नंबर पे आएगी, फिर 1 नंबर पे आ जाएगी। समझे आप? ये। और चौथा था हमारे फाइल नेम। दोस्तों, वेबसाइट में डोमेन नेम के बाद किसी डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइलों को PDF, MP3, AVI, डॉक्स, एक्सेल, एक्सेक आदि नाम से फाइल नेम को दर्शाते हैं। दोस्तों, डोमेन नेम के अंदर फाइल नेम भी रहता है। दोस्तों, यह हो गया। अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकारों को। लैन, मैन, वैन, 3 प्रकार के पढ़े हमने।
तो देखिए सबसे पहले आ रहा है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। जब किसी ऑफिस में कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं तो उनके बीच होने वाले नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क या संक्षेप में लैन कहते हैं। लैन के नोड्स एक सीमित क्षेत्र में एक भवन के भीतर ही स्थित होते हैं। आमतौर पर यह 1 मील के भीतर स्थित होता है। इसकी ट्रांसफर स्पीड 10 केबी पर सेकंड से 100 एमबी पर सेकंड होती है। यह माइक्रो कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए या प्रिंटर एवं अन्य सामग्रियों के शेयर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किनका? लैन का दोस्तों। एक घर के अंदर इनका काम में लिया जाता है, आपस में जोड़ लिया जाते हैं। जैसे प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ रखा है, लैन के माध्यम से जो कोई भी फाइल का प्रिंट लेना तो आसानी से आप ले सकते हैं, केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा इंटरनेट का प्रकार है वो है मेन। यह 100 मील तक के क्षेत्र में कार्य करता है। किसी शहर में ऑफिस के भवनों के बीच में संपर्क बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। लेन के विपरीत मेन का स्वामित्व कुछ संस्थाओं के पास होता है अथवा एक नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर के पास होता है। मेन क्या कहता है? अगर आपका दिल्ली में ऑफिस है, अगर आपका मुंबई में ऑफिस है, आप दोनों को अगर मेन के द्वारा जोड़ लेते हैं तो आप वहां कोई काम कर रहे हैं उसकी जानकारी तुरंत आप वहां पर दे सकते हैं। तीसरा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। देशव्यापी या तथा विश्वव्यापी नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। यह एक बड़े क्षेत्र में यूजर्स तक पहुंचने के लिए माइक्रोवेव रिले या सैटेलाइट का उपयोग करते हैं। किसमें? वैन के अंदर। ये हो गए प्रकार। मित्रों, जो मेन क्लास थी वो आपकी यही थी, उपकरण टूल्स। अब मैं जो लेकर आ रहा हूं यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इंटरनेट से संबंधित जानकारी दे रहा हूं, इंटरनेट की जानकारी। पहला WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। आप पढ़ते हैं इसका और फुल फॉर्म का ही क्वेश्चन बनकर आता है। बाकी है क्या चीज? एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो इंटरनेट का तेजी से विस्तार कर रहा है। WWW की उत्पत्ति 13 मार्च 1989 में यूरोपियन पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी CERN के एक वैज्ञानिक टिम बर्नसली द्वारा की गई। WWW की जो उत्पत्ति है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा हुई है? टिम बर्नसली के द्वारा। वास्तव में WWW इंटरनेट पर उपलब्ध कई तकनीकों में एक तकनीक है। डॉक्यूमेंट्स मार्कअप लैंग्वेज HTML में फॉर्मेटेड होते हैं तथा दूसरे डॉक्यूमेंट्स के लिए लिंक साथ ही ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो फाइल का समर्थन भी करते हैं। ये WWW वर्ल्ड वाइड वेब है दोस्तों, समझे। 2 नंबर पे इंटरनेट की बात करें तो आता है वेब पेज। वेब स्थित डॉक्यूमेंट को वेब पेज कहते हैं। वेब पर कोई डॉक्यूमेंट है उसको वेब पेज कहते हैं, समझे आप? समझ गए? किसी भी साइट या डॉक्यूमेंट का पहला वेब पेज को उस साइट का होम पेज कहते हैं। कोई साइट है, पहला पेज कहला होम पेज, उसके अंदर आप घुसे तो डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे आपको। तीसरा वेब ब्राउजर, यूज करते हैं ना आप, क्रोम, एक्सप्लोरर, मोजिला यूज करते हैं ये। तो ब्राउजर एक प्रोग्राम है जो वेब तथा यूजर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए काम करता है। पॉपुलर ब्राउजर है जैसे क्रोम है, यूसी ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला है, फायरफॉक्स है, सफारी है। ये वेब ब्राउजर है। अगला शब्द आया हमारे वेब क्लाइंट। ये एक प्रोग्राम है जिसकी सहायता से हम वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध सूचनाओं को पेज के माध्यम से देखते हैं। ब्राउजर को यदा कदा वेब क्लाइंट भी कहते हैं, यानी जो ब्राउजर है उसी को कहते हैं वेब क्लाइंट। अगली चीज आ रही है वेबसाइट। क्या होता है? एक वेबसाइट वेब पेजों का समूह होता है जिसमें सभी वेब पेज हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है, जो हमने देख लिया। वेबसाइट 2 प्रकार की होती है, स्टैटिक्स व डायनेमिक। समझ गए? वेब पेज हर बार एक्सेस करने पर ही एक ही सामग्री दिखाता है, समझ गए। तथा डायनामिक वेब पेज है ना की सामग्री हर बार बदल, अगर आप सर्च करते हैं एक ही सामग्री आपके सामने हर बार आई रही तो स्टैटिक्स है। अगर आप सर्च कर रहे हैं हर बार आपके जो पेज ओपन होता है उसमें नई सामग्री मिल रही है तो डायनेमिक स्टैटिक्स है दोस्तों, समझ गए। ये वेबसाइट हो गया। बात करें वेब सर्वर की। यह कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि HTML पेजों या फाइलों की जरूरतों को पूरा करता है। वेब क्लाइंट यूजर से संबंधित रिक्वेस्टेड प्रोग्राम है वेब सर्वर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज है आपके लिए वेब एड्रेस दोस्तों। ये उदाहरण दिया गया ना, इससे पूरी चीज आपकी क्लीन हो जाएगी। इंटरनेट पर
वेब एड्रेस किसी विशिष्ट पेज की लोकेशन को पहचानता है। एड्रेस को यूआरएल यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर भी कहते हैं। यूआरएल इंटरनेट से जुड़ी होस्ट कंप्यूटर पर फाइल के इंटरनेट एड्रेस को दिखाता है। 1991 में पहला यूआरएल टिम बर्नस ली ने बनाया, जो वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपरलिंक्स को प्रकाशित करने में उपयोगी होता है। कोई भी आप चीज़ खोलते हैं, क्रोम में जाइए, ओपन कीजिए, तो यहाँ पे एक ऊपर लिखा हुआ होगा, फिर उसके नीचे नॉर्मल जानकारी, फिर दूसरा आ जाएगा, यह हाइपरलिंक। ये और ये आपस में जुड़े हुए हैं, नीचे वाला जुड़ा हुआ, ऊपर वाला जुड़ा हुआ, समझ गए। अब देखिए, मैं उदाहरण से आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दे दूं। HTTP www.google.com सर्विस इंडेक्स HTM। अब देखिए यहाँ पे HTTP है ना, ये प्रोटोकॉल इनफाइनडिफायर है दोस्तों। www वर्ल्ड वाइड वेब है, ये रहा। तीसरा आपका जो आ रहा है वो आ रहा है google.com, ये डोमेन का नेम है, कहां पर है ये चीज। फिर आ रहा है सर्विस है डायरेक्टरी, और फिर आ रहा है index.htm, ये है वेब का पेज दोस्तों, समझ गए। बात करते हैं सर्च इंजन कौन कौन से हैं। यदि भी ब्राउजिंग काफी आनंददायक हो सकती है, परंतु इंटरनेट के बढ़ते आकार के कारण किसी भी सर्वर पर इस समझ सूचनाओं का खोल पाना असंभव होता है, इसलिए सर्च इंजन का यूज किया जाता है। ये प्रमुख सर्च इंजन है, जैसे गूगल है, याहू है, बिंग है, अल्टाविस्टा है और इन्फोसिक है। इसके अलावा भी बहुत चलते हैं। और बात करते हैं डोमेन नेम की। यह एक नेटवर्क संसाधनों का समूह है जिसमें यूजर्स के समूह को बांट दिया जाता है। डोमेन नेम इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों की पहचान व लोकेट करने के काम आता है। इसमें हमेशा डॉट द्वारा विभाजित कर दिए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे डॉट के द्वारा विभाजित कर किए गए दो या दो से अधिक भाग होते हैं। डोमेन नेम के अंतिम भाग किसी संगठन या देश के प्रकार को प्रदर्शित करता है। जैसे यहां पर देखिए, .info सूचना संगठन के लिए होता है, .com वाणिज्यिक संस्थानों के लिए होता है, .in भारत के लिए होता है, .edu यानी शैक्षणिक संस्थानों के लिए होता है, .gov सरकारी संस्थानों के लिए होता है, .net नेटवर्क संसाधनों के लिए होता है, .org गैर लाभकारी संगठनों के लिए होता है। अब देखिए यहां पे भारत के लिए हमने .in ही देखा है, सिर्फ 2 अंक है, बाकी सबके 3 है। अगर डोमेन नेम में नेम के अंतिम भाग में 3 अक्षर है तो वह संगठन को, और 2 अक्षर है तो वो देश को प्रदर्शित करता है दोस्तों। और ये क्लास थी ना आपकी, यही है आपके सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण टूल्स दोस्तों। मित्रों अभी बोल रहा हूं, क्लास छोड़ना मत, इस क्लास को एक बार देख लेना, और जिन साथियों ने नोट्स ले रखे हैं वो नोट्स पढ़ लें, 2 बार 3 बार तक आप नोट्स पढ़ लें, क्वेश्चन गलत ना होगा। बाकी यहां से क्वेश्चन बनकर आएंगे ना, वो हम जब एक चारों टॉपिक हो जाएंगे उसके बाद क्वेश्चनों के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो बता देंगे। क्लास कैसी लगी एक बार लाइक जरूर कर देना, ये चाहिए मेरे को दोस्तों। देखते हैं कितने लाइक पहुंचते हैं इस क्लास पे। शेयर करो अधिक से अधिक, और जो नए साथी आए हैं हमारे साथ पहली बार क्लास पर आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहां पर दिया गया है हमारा इंस्टाग्राम आईडी, जो भी साथी यहां तक आया हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़े दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।